हेलो गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करेंगे, जो पूरा डिटेल में करेंगे और उसका जो भी कंसेप्ट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, जो क्लास नंबर 1 में था। ये क्लास नंबर 2 है। तो आइए इस क्लास नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है इंडक्शन मोटर का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डिग्रीज ऑफ 6 पोल स्टेटर ऑफ मोटर। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। तो एक फार्मूला होता है, जैसे कोई भी मोटर होती है तो उसमें पोलों की संख्या दी रहती है। तो ये कितने पोल की मशीन है? 6 पोल की है। जो विद्युत मोटर है हमारी 6 पोल की है। तो जो एक पोल होता है ना, एक पोल बराबर होता है 180 अंश। तो उसी तरह से 6 पोल निकाल देंगे इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकलेगा कितना? फार्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिग्री का? 180 अंश गुणते पोलों की संख्या हो जाएगा। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने का। तो यहाँ पे 180 रख देंगे। पोलों की संख्या यहाँ पे कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 6 के 108 हो जाएगा। जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 1080 अंश आ जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखेंगे 1080 अंश होता है। ये फार्मूला है, इसको हम आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, करेक्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल। एक कोई मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, 3 फेज इंडक्शन मोटर का है। यहाँ पे कॉइलों की संख्या कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। फेज कितना है? 3 फेज है। और पोलों की संख्या यहाँ पे 2 दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे पोलों की संख्या 2 दे रखा है, P बराबर 2 दे रखा है। और पूछ रहा है प्रति फेज प्रति पोल। तो पहले तो पर फेज निकालेंगे कॉइलों की संख्या। टोटल कॉइल कितनी है? 12 कॉइल। कितने फेज का है? 3 फेज का है। तो 3 से भाग दे देंगे तो एक फेज में कॉइलों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 कॉइल आ जाएंगे। 4 कॉइल पर फेज। निकालना क्या है? पर पोल ऑफ पेयर ऑफ पोल निकालना है ना। ये यहाँ से पेयर ऑफ पोल निकालना है। तो यहाँ पे पेयर ऑफ पोलो की संख्या हमें ध्यान से देखें तो कितना पोलो की संख्या कितना दिया है? 2 दिया है। और एक पेयर में कितने संख्या होती है? 2 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले से ही कुछ करना नहीं है, क्योंकि पोल की संख्या 2 दे रखा है। पेयर ऑफ पोल की संख्या भी 2 होती है। तो अब इसमें भाग नहीं देना है, बस यही 4 आंसर इसका आ जाएगा। यही यहाँ पे दिया रहता कि पर पोल दिया रहता, तब क्या करते हैं यहाँ से 2 से भाग दे देते हैं इसमें, ठीक ना। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये जो सिंबल दिखाया गया है ये किस स्टार्टर का सिंबल दिखाया गया? तो ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में कैसा दिख रहा है? चिन्ह स्टार दिख रहा है। और बाहरी साइड में कैसा दिख रहा है? डेल्टा दिख रहा है। तो ये कौन सा स्टार्टर हो जाएगा? स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक ना। स्टार डेल्टा स्टार्टर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ मतलब सिंबल हैं, इसको यहाँ से देख करके याद कर लेंगे। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसको DOL नाम से जाना जाता है। तो बीच में यदि DOL लिखा है तो DOL स्टार्टर का ये सिंबल हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर का अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस तरह से होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कैसा होता है? ये ऑटो ट्रांसफार्मर बीच में इस तरीके से बना देंगे तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बन जाता है। पोल परिवर्तक स्टार्टर, यानी कि जो पोल परिवर्तक स्टार्टर होते हैं उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। रियोस्टेटिक स्टार्टर को इस तरह से इसमें प्रतिरोध का सिंबल बना देते हैं, तो ये रियोस्टेटिक स्टार्टर का सिंबल बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पिच फैक्टर। पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक ना। KP का मान पूछ रहा है। पिच फैक्टर को KP से दर्शाया जाता है। तो जो पिच फैक्टर होता है उसको किस से दर्शाया जाता है?
ठीक ना। तो पिच फैक्टर बराबर होता है बाइंडिंग पिच अपन पोल पिच होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाइंडिंग पिच अपन पोल पिच। यदि पोल पिच का मान केपी का मान यदि 1 से कम होता है, 1 से कम होता है तो उस शार्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है, और यदि केपी का मान 1 से अधिक होता है तो वो लॉन्ग पिच बाइंडिंग कहलाती है, और 1 के बराबर होता है तो उसे फुल पिच बाइंडिंग कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो पिच फैक्टर का फार्मूला होता है क्या होता है, बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्लॉट इन एसी बाइंडिंग। पोल पिच यहाँ पे होना चाहिए। पोल पिच को एसी बाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे नापा जाता है। जैसे एसी जब बाइंडिंग करते हैं तो उसमें पोल पिच जो होता है उसको स्लॉट के रूप में कैसे नापा जाता है, उसका फार्मूला ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कौन सा इसमें फार्मूला हो जाएगा, देखिए जो पोल पिच निकाली जाती है तो वो नंबर ऑफ स्लॉट देखे जाते हैं कि इसमें कितने स्टेटर पे स्लॉट हैं और कितने पोल की मशीन है, उससे भाग देते हैं, यानी कि स्लॉट बटे में नंबर ऑफ पोलों की संख्या, ठीक ना। तो इसमें ऐसा ऑप्शन जो खोजेंगे कौन सा है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्रीज बटे नंबर ऑफ स्लॉट। बी ऑप्शन दे रहा है नंबर ऑफ स्लॉट पर टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। सी ऑप्शन दे रहा है कि नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल। तो स्टेटर में कितने स्लॉट हैं अब बटे में उसमें कितने नंबर ऑफ पोलों की संख्या कितनी बन रही है, तो उसका अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, पोल पिच कहलाता है, या पोल पिच ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर। स्टेटर में स्लॉटों की संख्या बटे पोलों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन सरकमफ्रेंस ऑफ द कॉइल। कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये समझते हैं, इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। तो आइए अगले यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए ये कोई पोल है जिस पे बाइंडिंग करनी है, तो ये न्यूनतम इसका परिधि है, ये जो है न्यूनतम परिधि है, इससे सटी हुई है एकदम जो ये बाइंडिंग कर रहे हैं, और ये इसकी अधिकतम परिधि है, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे LM बराबर लिखा है मीन निकाला हुआ है, और ये जो है ये बाहर वाला जो है आउटर वाला है, बाहरी साइड का है, तो इसका जो होगा परिधि ज़्यादा होगी, बाहर है तो परिधि ज़्यादा होगी, और ये जो है अंदर का है, ठीक ना, ये अंदर का है तो इसकी परिधि क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो करते क्या है कि इन दोनों को, ये L जो आउट है, ठीक ना, L आउट प्लस L इन, दोनों को प्लस करते हैं और बटे 2 निकाल देते हैं, तो ये इसका मीन निकल जाता है, माध्य निकल जाता है, और यही फार्मूला बन जाता है मीन सरकमफ्रेंस के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, L मीन बराबर L इन प्लस L आउट बटे में 2, तो औसत निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घटाना तो है नहीं, घटा के 2 से भाग देंगे तो औसत नहीं निकलेगा, प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, LM बटे L इन प्लस L आउट बटे में 2। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए AC 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट ए फ्रिक्वेंसी या 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस गति क्या होगी। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है। ऐसे सब सवाल लगाने के लिए पहले देख लिया जाता है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर्ट्ज दिया है, F जो होता है फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज में, और इसमें P बराबर पोलो की संख्या दे रखा है 6, और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा है, 3 फेज का है, 3 फेज की मोटर है। निकालना है क्या, NS का मान निकालना है। तो NS बराबर फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, इस फार्मूले को 120 F/P होता है ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे सब मान रख देंगे, NS का मान निकल जाता है। F का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज,
तो 50 रख देंगे, यहाँ पे 50 दे रखा है तो P बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 रख देंगे, इसे काट देंगे, 6 दूनी के 12, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी के 10 और डबल जीरो 1000 RPM आ जाएगा। तो इसका आंसर देखेंगे 1000 RPM, ये वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे सवालों को इस तरीके से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल्स विथ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विथ एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 RPM 3। हिंदी, ये देखिए हिंदी में क्या दे रखा है, 3 कला मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करना है जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। देखिए जो भी सवाल होती हैं उसको पहले ये देखा जाता है कि उसमें दिया क्या है, फिर उसके हिसाब से हल किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल, P दे रखा है तो P बराबर लिख देंगे 6 पोल विथ ए फ्रिक्वेंसी आप 50 हर्ट्ज, फ्रिक्वेंसी दे रखा है, आवृत्ति कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है। फिर इसके बाद दे रखा है एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड का मतलब जो रोटर की स्पीड होती है उसको लिखा जाता है, उसको NR से दर्शाया जाता है। तो NR बराबर लिखेंगे 960 RPM। पूछा जा रहा है स्लिप बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रतिशत स्लिप का क्या फार्मूला होता है, NS माइनस NR बटे में NS गुणते 100 होता है। ठीक ना, स्लिप के लिए NS क्या है, यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है, NR क्या है, रोटर की स्पीड है। जैसे ये यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं, ये जो स्टेटर होता है तो इस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, इसी को क्या, इसकी स्पीड को क्या कहते हैं, NS कहते हैं। और ये जो रोटर होता है जिस स्पीड पे घूमता है उसे रोटर स्पीड NR से दर्शाते हैं। ठीक ना, तो ये है। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या क्या दे रखा है, NS का मान नहीं दे रखा है तो सबसे पहले NS का मान निकालेंगे। NS बराबर क्या होता है फार्मूला 120 F/P होता है। P और F का मान दे रखा है तो NS का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो 120 गुणते F का मान 50 दे रखा है, P का मान 6 दे रखा है, काट देंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी के 12, तो ये हो जाएगा 1000 RPM आ जाएगा NS का मान। तो यहाँ पे 1000 RPM रखेंगे NS का मान इस तरीके से। NS बराबर 1000 माइनस NR का मान कितना दे रखा है 960 दे रखा है, बटे में NS का मान दिया है 1000 RPM, 1000 रख देंगे, गुणते 100 करेंगे, प्रतिशत में स्लिप निकालनी है। तो यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 40 बटे में 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यहाँ से एक काट देंगे ये जीरो, तो ये कितना बच जाएगा 4 बचेगा। और किस में आएगा आंसर, परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रतिशत स्लिप निकाल रहे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 4% होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटर फ्रिक्वेंसी ऑफ ए 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 फेज की एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जिसकी रोटर आवृत्ति स्टार्टिंग के समय क्या होगी। यहाँ पे गलत हिंदी में दिया हुआ है, इसमें है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो स्टार्टिंग के समय उस समय रोटर की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेटर है, इस पर 3 फेज की पावर सप्लाई दी जाती है। तो जब पावर सप्लाई दी जाती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है। और रोटर उस समय क्या करता है, घूम नहीं रहा होता है। तो इसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे NS स्पीड से घूमती है, और इसकी जो स्पीड है NR वो उस समय कितना होती है, 0 होती है। NR का मान कितना होता है 0, और NS का मान जितने पोल की मोटर है उतने पोल की इसकी स्पीड होती है। तो दोनों में रिलेटिव मोशन देखेंगे तो मैक्सिमम होता है उस समय क्या होता है कि इस रोटर की फ्रिक्वेंसी भी इस सप्लाई के फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाती है, यानी कि 50 हर्ट्ज इसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज इसकी भी होती है रोटर की भी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आंसर कौन सा इसमें मिलेगा, इक्वल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, यानी आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस समय रोटर की स्पीड 0 होती है,
इस वजह से दोनों की आवृत्ति समान हो जाती है। वही उसमें रिलेटिव मोशन आ जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। उस फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एफ आर बराबर एस इंटू एफ लगाते हैं। जितना ज़्यादा स्लिप का मान कम आएगा तो एफ आर का मान भी कम आता है। स्लिप का मान यदि अधिक आता है तो उस समय फ्रिक्वेंसी, रोटर की भी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। जैसे स्लिप का मान यदि 1 आ गया, जब मोटर जब बंद रहती है तो रोटर शून्य गति पे होता है, उस समय स्लिप का मान 1 आता है और फ्रिक्वेंसी क्या करती है, रोटर की फ्रिक्वेंसी और सप्लाई की फ्रिक्वेंसी दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाती है। तो इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होता है। ये स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया। स्टेटर पे बाइंडिंग होती है, 3 फेज बाइंडिंग होती है। इस पे 3 फेज की पावर सप्लाई दी जाती है स्टेटर को, और ये रोटर पे कोई सप्लाई नहीं दी जाती है। इसमें इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या होता है, प्रेरण के सिद्धांत पे इसमें विद्युत वाहक बल जनरेट होता है और वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण से इसमें करंट प्रवाहित होती है। जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है तो इसमें क्या होता है कि पावर जो होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मैग्नेटिकली रूप में ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रिकली रूप में नहीं, मैग्नेटिकली रूप में ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ से फ्लक्स बनती है, इसको काटती है तो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, और यहाँ से पावर इस सर्किट से इस सर्किट में ट्रांसफ़र होती है। उसी सिद्धांत पे हमारा मोटर भी कार्य करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इन सब में, ये सही आंसर डी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ रोटर एंड स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा, मतलब जिस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है उसी के सिद्धांत पे इसमें वोल्टेज को प्राप्त किया जाता है उसके रोटर में। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज अप्लाइड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट रोटर साइड। अपने रोटर पक्ष से 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। तो इसमें कास्केट जो ऑपरेशन होता है इसी विधि का यूज किया जाता है, ठीक ना। इसमें कास्केट विधि का यूज किया जाता है और इसको हम लोग समझ लेते हैं आगे के इसमें कैसे होता है। तो कास्केट ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होता है। इस मोटर की यदि स्पीड को कंट्रोल करना होता है तो 2 मोटर इस तरीके से लगी होती है, और एक मोटर जो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, एक कोई भी हो सकती है, स्लिप रिंग भी हो सकती है या तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो जाती है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको 3 फेज पावर सप्लाई इस तरीके से देते हैं और इस स्लिप रिंग के माध्यम से इस मोटर को सप्लाई देते हैं। तो इसमें निम्न 4 प्रकार की स्पीड प्राप्त होती है। केवल एक के पोल के द्वारा जब चलाते हैं तो एक स्पीड, बी के पोल से चलाते हैं तो 2 स्पीड प्राप्त होती है, दोनों को पोलों को मिलाकर चलाते हैं तो तीसरी स्पीड प्राप्त हो जाती है, और जब दोनों में माइनस करा के चलाते हैं तो चौथी स्पीड प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कास्केट संचालन या कास्केट ऑपरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इन डिटरमाइंड बाय ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। जब अवरुद्ध रोटर मतलब ब्लॉक कर दिया गया, रोटर को रोक दिया गया है, तो परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। नुकसान मतलब लॉसेस, उसकी हानियाँ कौन से निर्धारित की जाती है। तो ये देखिए कॉपर हानियाँ को निर्धारित की जाती है। और ये जो ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है वो कैसा होता है इसको देख लेते हैं। जो ब्लॉक रोटर टेस्ट किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है, जैसे ये 3 फेज की इंडक्शन मोटर है तो उसके स्टेटर के साइड इधर सप्लाई देते हैं और रोटर को क्या कर देते हैं, बांध करके रखते हैं, उसको घूमने नहीं देते हैं, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक किया गया, ब्लॉक लोड, ठीक ना। तो इधर से एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं, यहाँ पे कम वोल्टेज देते हैं
कम वोल्टेज देने का कारण ये है कि ये ब्लॉक होता है, एक तरह से ट्रांसफार्मर जैसे शॉर्ट सर्किट होता है उसी तरह से ये भी इसका सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रोटर जो होता है ब्लॉक कर देंगे तो एक तरह से शॉर्ट सर्किट उसको कर दिया जाता है। तो जो इसमें स्टेटर होता है उसमें हाई करंट प्रवाहित होती है, और हाई करंट जब प्रवाहित होती है इसमें जो बाइंडिंग होती है उसमें लॉसेस होने लगता है, और वो लॉसेस इस वाटमीटर के माध्यम से 2 वाटमीटर के माध्यम से नाप लिया जाता है। तो वो लॉसेस बाइंडिंग में होता है इसलिए उसका नाम कॉपर लॉसेस हो गया, और उसको इस विधि से ब्लॉक रोटर टेस्ट के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। यदि वही नो लोड टेस्ट करेंगे, इस पर ये ब्लॉक नहीं करेंगे, तो उस समय कौन सा हानि ज्ञात होती है, तो वहाँ पे आयरन लॉसेस ज्ञात किया जाता है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर कौन सा था, कॉपर लॉसेस। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फॉर मोटर बिफोर वार्निशिंग इन रीबाइंडिंग प्रोसेस। रीबाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। जैसे कोई बाइंडिंग की है, ठीक ना, कोई मोटर है वो उसकी बाइंडिंग जल गई है, उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं। जब दोबारा से बाइंडिंग करेंगे कहाँ पे करेंगे, स्टेटर पे करेंगे। तो दोबारा से जब बाइंडिंग करेंगे तो उसको प्री हीट करना पड़ता है, पहले हीट करना पड़ता है तब वार्निश की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब बाइंडिंग किए रहते हैं तो उसमें हवा के कारण नमी आ जाती है, तो उस नमी को पहले क्या करते हैं, प्री हीटिंग करके सुखा लेते हैं, तब उसके बाद वार्निश करते हैं, तो वार्निश सही होती है, अन्यथा वार्निश जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो इसमें से ये ऑप्शन सही निकल कर आएगा, बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए, टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर इन बिटवीन बाइंडिंग लेयर्स। जो बाइंडिंग की गई है उसमें से नमी को बाहर निकालने के लिए ये प्री हीटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्राउलर इन एसी मोटर बाइंडिंग। एसी मोटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए आंतरिक ग्राउलर से जो परीक्षण किया जाता है वो कौन सा परीक्षण किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। ठीक ना, शॉर्ट सर्किट का परीक्षण किया जाता है। वही ग्राउलर देखिए 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो जो एक्सटर्नल ग्राउलर होते हैं उसमें आर्मेचर को रख करके टेस्ट किया जाता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, जबकि जो आंतरिक ग्राउलर होते हैं इंटरनल ग्राउलर, तो उससे 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उस पर जो बाइंडिंग होती है उसको टेस्ट किया जाता है अधिकतर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर ये था डी वाला। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टेटर बाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टार्टर यहाँ पे स्टेटर होना चाहिए। स्टेटर बाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, शॉर्ट और ओपन का फॉल्ट निकालना है, वो भी किस पे, स्टेटर पे। तो किसके द्वारा करेंगे, इंटरनल ग्राउलर का यूज करेंगे, एक्सटर्नल का नहीं। एक्सटर्नल का आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉल्ट को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक ना, आर्मेचर में एक्सटर्नल, इंटरनल स्टेटर, अरे हाँ स्टेटर पे। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है उस पे इसका टेस्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।